लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट विद द न्यू एसक्यूसी, मतलब जो एसक्यूसी वन है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर। तो पहला नाम क्या है? क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म्स ऑडिट, रिव्यूज एंड अदर assurance एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल हो जाता है। Now, the purpose of this SQC is to establish standards and provide guidance regarding the firm's responsibility for its system of quality control for audits and reviews of historical financial information and for other assurance and related। कुछ काम का नहीं है ये। फिर SQC वन एप्लीकेबल एप्लीकेबल कब कब एप्लीकेबल है? इट इज एप्लीकेबल टू all types of engagement, applicable to all types of applicables to all types of including engagement of related services। सब टाइप के एंगेजमेंट में एप्लीकेबल हो जाता है। नाउ एसक्यूसी वन डील्स विद क्वालिटी एट लेवल ऑफ फॉर्म, डील्स विद क्वालिटी क्वालिटी एट द लेवल ऑफ फॉर्म। तो जो फॉर्म लेवल पे जो क्वालिटी मेंटेन करनी है उसके बारे में वो बात करता है एसक्यूसी वन। नाउ ऐसे 220 किस पर डील करता है? सो ऐसे 220 डील्स विद क्वालिटी एट इंडिविजुअल ऑडिट एंगेजमेंट लेवल। तो 220 ऐसे 220 इंडिविजुअल ऑडिट एंगेजमेंट पे लगता है। सो एसक्यूसी वन कब लगता है? एज अ फॉर्म होल लगता है, एंड एस 220 इंडिविजुअल ऑडिट एंगेजमेंट पे लगता है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। दिस एसक्यूसी अप्लाइज टू ऑल फॉर्म्स। The firm should establish a system of quality control designed to provide it with reasonable assurance that firm and its personnel comply with PLL। So applies to all firms, and they should maintain that its PLR requirements are fulfilled. That is, professional, legal, and regulatory requirements are fulfilled। तो इसके लिए उसको फुलफिल होना पड़ता है। सो अप्लाइज टू ऑल फर्म्स एंड पीएलआर रिक्वायरमेंट्स शुड बी फुलफिल्ड। नाउ सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। फॉर्म क्या होता है? कोई भी सीए की फॉर्म जो है वो होती है। फिर एंगेजमेंट पार्टनर, पहला तो फॉर्म बता दिया। फिर होता है एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है? फुल टाइम प्रैक्टिसिंग सीए इन फॉर्म हु इज रिस्पांसिबल फॉर ऑडिट एंगेजमेंट। फिर होती है एंगेजमेंट टीम। जो एंगेजमेंट पार्टनर की जो टीम होती है वो एंगेजमेंट टीम हो जाती है। फिर इक्यूसीआर आ जाता है। एनी पर्सन विद सफिशिएंट एक्सपीरियंस एंड अथॉरिटी टू इवेल्युएट जजमेंट्स एंड कंक्लूजंस मेड बाय ऑडिट एंगेजमेंट टीम। तो वो आ जाते हैं। नाउ एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो क्या क्या एलिमेंट्स है एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में? तो वो चीजें है इसमें। सो नाउ वी विल सी व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो लेट्स सी। तो इसका कीवर्ड है लिहाम 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 लिया हैम लिया हैम लिया हैम। कुछ है नहीं लिया हैम। पहला तो है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर आ जाती है एथिकल रिक्वायरमेंट्स। फिर अपना आ जाता है ए से एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। वो पॉइंट यहाँ पे आ जाता है ए से। फिर एच से एच से अपना आ जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर आ जाता है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एंड लास्ट एम से आ जाता है मॉनिटरिंग। तो लीहम लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ए से एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, एच से ह्यूमन रिसोर्सेज, ई से एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड एम से मॉनिटरिंग। नाउ विल सी ईच वन स्टेप बाय स्टेप। तो पहले एल से लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या बोलता है? तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्म्स लीडरशिप एंड द एग्जांपल्स इट सेट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द कल्चर। Policies and procedures promote internal control such that quality is essential। तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऐसी बनाओ जो इंटरनल कल्चर बनाए, जिससे पता चले इंटरनल कल्चर बनाए जिससे पता चले कि क्वालिटी इज एसेंशियल वो बताने में मदद मिले। तो क्वालिटी इज एसेंशियल। ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाओ जिससे पता चले कि एक फॉर्म में इंटरनल कल्चर है, जिससे पता लग सकता है कि क्वालिटी एक एसेंशियल चीज है। फिर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किन 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 दो लोगों की होती है? दैट इज मैनेजिंग पार्टनर एंड सीए। तो इन दोनों की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू मेंटेन द quality control at the firm level। Now, considerations while upholding the quality. Considerations while upholding the quality of the firm. Considerations while upholding the quality of firm। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स है? तो फॉर्म असाइंस इट्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहला तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से असाइन होती है, जिससे असाइंड इस तरीके से होती है जिससे ऐसा नहीं लगेगा कॉमर्शियल कंसिडरेशंस डू नॉट ओवरराइड क्वालिटी ऑफ ऑडिट। तो कमर्शियल कंसिडरेशंस जो मिल रहे हैं
वो ओवरराइड ना कर जाए, मतलब जितना पैसा मिल रहा है उसके हिसाब से अपन क्वालिटी को बिगाड़ ना दे। सो कमर्शियल कंसिडरेशंस डू नॉट ओवरराइड क्वालिटी ऑफ द ऑडिट। तो ऐसा ना हो, क्वालिटी कमर्शियल कमर्शियल कंसिडरेशन अच्छा मिल रहा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ भी क्वालिटी का वर्क करके दे दे। सो डू नॉट ओवरराइड क्वालिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म। तो वो चीजें आ जाती है पहली, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन फॉर्म असाइंस मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट कमर्शियल कंसिडरेशंस डू नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म। Then we will see the firm's policies and procedures with regard to its personnel are designed to demonstrate its overriding commitment। मतलब जो उसके एंगेजमेंट टीम पार्टनर पर्सनल के लिए जो पॉलिसीज है वो जताती है कि फर्म इज कमिटेड टू मेंटेनिंग इज कमिटेड टू द क्वालिटी इज कमिटेड टू द क्वालिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म। तो पर्सनल जो फर्म में है इज कमिटेड टू द क्वालिटी, ऐसा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जता रही है। तो ये पॉइंट है। एंड द थर्ड इज फर्म डिवोट्स सफिशिएंट रिसोर्सेज। तो फर्म डिवोट्स सफिशिएंट रिसोर्सेज डिवोट्स sufficient sufficient resources so that development and documentation of its quality control plans for its development and documentation of quality control plans of development and documentation of quality control plans। तो ये चीजें हो गई अपने तीन तीन पॉइंट है। तो कंसिडरेशंस क्या क्या है, कंसिडरेशन क्या क्या, तो मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर्म असाइंस मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सच अ वे सो दैट कमर्शियल कंसिडरेशंस डू नॉट ओवरराइड क्वालिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म। फिर पर्सन द फॉर्म के जो पर्सनल है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फर्म की ऐसी है जिससे बताया जा सकता है कि जो फर्म के पर्सनल है इज committed to the quality and they devote sufficient resources to documentation and development of quality control plans। That was it considerations which shows while upholding the quality। Now we will move forward। It is ethical requirements। एथिकल रिक्वायरमेंट्स का पॉइंट है। तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? ओ आई पी सी सी, ओ आई पी सी सी, ओ आई पी सी सी, ओ आई पी सी सी। ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉम्पिटेंस एंड कॉन्फिडेंशियलिटी है। तो ओ आई पी सी सी, ओ आई पी सी सी एथिकल बिहेवियर क्या है? ओ आई पी सी सी, ओ आई पी सी सी। फिर एज पर कोड द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर डिटरमाइनिंग फॉर सेफगार्ड्स टू रिड्यूस फेमिलियरिटी थ्रेट्स। तो इसके लिए पॉलिसीज बनानी चाहिए फर्म को। सो द फर्म शुड formulate the policies which reduce the familiarity threats and फॉर ऑल द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज की जितनी भी ऑडिट होती है लिस्टेड एंटिटीज में, एक रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट लगता है जिससे एक ही ऑडिटर बहुत सालों तक ऑडिट ना करता है। सो एंगेजमेंट पार्टनरशिप बी रोटेटेड आफ्टर पीरियड नॉट मोर देन 7 ईयर्स। सो 7 ईयर्स के लिए 7 ईयर्स के बाद रोटेशन होना ही चाहिए ऑडिटर का। और इसके लिए मैंडेटरीली पीयर रिव्यू भी अप्लाई हो जाता है फॉर लिस्टेड एंटिटी। मैंडेटरी पीयर पीयर रिव्यू भी अप्लाई हो जाता है फॉर द लिस्टेड एंटिटीज। सो एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? ओ आई पी सी सी एंड पॉलिसी शुड बी मेड सो दैट फैमिलियरिटी थ्रेट्स गेट्स रिड्यूस एंड लिस्टेड एंटिटीज को 7 ईयर्स में ऑडिटर चेंज करना होता है एंड मैंडेटरी पीयर रिव्यू कंपलसरी हो जाता है। फिर अपन बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के। इंडिपेंडेंस के लिए बात कर लेते हैं। अब इंडिपेंडेंस में क्या है? तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर शुड एनेबल टू कम्युनिकेट इंडिपेंडेंस टू पर्सनल। तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स शुड एनेबल ए communicate independence to the personal independence to personal and identify identify and evaluate circumstances that create the threats, actions that need to be taken to eliminate them, actions to eliminate them, and withdraw if considered appropriate and withdrawal if appropriate consider। अगर ऐसा लगा है कि विड्रॉल ही लास्ट ऑप्शन है तो विड्रॉ कर दो। सो विड्रॉ इफ कंसिडर्ड appropriate। नाउ क्रिएट अ मैकेनिज्म व्हिच promptly notifies firm of circumstances and relationship that create threat to independence। तो एक मैकेनिज्म बनाओ, क्रिएट मैकेनिज्म which promptly notifies firm of circumstances and relationship
that create threat to the independence, that create threat to independence. So policy and procedures should enable communication between communicate independence of the personnel, where identify and evaluate circumstances that create the threats, with actions to eliminate the threats, withdrawal if appropriate, and create a mechanism which promptly notifies form of the circumstances and relationship that create threats to the independence. And if breaches are notified, the actions take करो. फिर if breaches notified हुए तो take appropriate actions, and last annually written confirmation ले लो, तो written representation ले लो annually regarding the independence of all the personnel. तो ये पॉइंट है इंडिपेंडेंस के लिए कि इतना इतना कर लो अगर इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी है तो. फिर we move to the next point, acceptance and continuation of client relationship and specific engagements. Acceptance and continuance of client relationships and specific engagements. तो इसके रिगार्डिंग पॉइंट्स है, तो एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट में क्या क्या करते हैं. तो पहले तो वेदर ही हैज कंप्लाइड वेदर firm should establish policies and procedure for acceptance and continuation of client relationship and specific engagement to provide with the reasonable assurance that it will undertake or continue relationship and engagement only where it has considered the integrity, only when it has considered integrity, फिर कॉन्फिडेंस इंटीग्रिटी, फिर कॉम्पिटेंसी टू परफॉर्म, अपनी फॉर्म की कॉम्पिटेंसी है टू परफॉर्म, एंड लास्ट पॉइंट आ जाता है कॉम्पिटेंसी टू परफॉर्म है, और लास्ट में कंप्लाई विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए, तभी अपन को एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए. सो हैज कंसीडर द इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, इज कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म द एंगेजमेंट एंड हैज कैपेबिलिटीज टाइम एंड रिसोर्सेज टू डू सो एंड कैन कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट. सो आईसीसी जब कंप्लीट होगा तभी हम एक्सेप्ट करना चाहिए. नाउ मैटर्स टू बी कंसीडर्ड विद रिगार्ड टू इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट. इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट के लिए क्या क्या करना चाहिए. सो इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ द फॉर्म, अपनी कॉम्पिटेंसी, अपनी ही कॉम्पिटेंसी देखनी है. इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, तो इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट देखने में क्या करनी है, इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट में क्या क्या पॉइंट्स देखना है. इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, तो इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट में देखना है इनामी इनामी मा. तो इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट इनामी मा. तो पहला तो है आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन, तो वो देख लो, आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन ऑफ क्लाइंट्स, प्रिंसिपल ओनर्स केएमपी एंड टीसीडब्ल्यूजी. तो वो देख लो क्या आइडेंटिटी एंड बिजनेस रिलेशनशिप, बिजनेस रेपुटेशन क्या है इन लोगों का धंधे में, विजय माल्या जैसा तो कोई नहीं है ना. तो आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन ऑफ प्रिंसिपल ओनर केएमपी एंड टीसीडब्ल्यूजी. फिर एन से आ जाता है नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ क्लाइंट्स ऑपरेशन इंक्लूडिंग क्लाइंट ऑपरेशन. तो मतलब बिजनेस का नेचर जान लो. फिर है ए से है इंफॉर्मेशन कंसर्निंग एटीट्यूड ऑफ क्लाइंट्स. एटीट्यूड कैसा है भाई उन लोगों का, अपना प्रिंसिपल ओनर केएमपी और वो सबका. तो एटीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल ओनर केएमपी एंड टीसीडब्ल्यू, उन लोगों का एटीट्यूड कैसा है. फिर आ जाता है एम से वो लोग ऐसा तो नहीं बोल रहे ना कि एग्रेसिवली मेंटेन लो फीस, कि हम तो फीस तो लो ही लेंगे, तुम जितना भी काम करो हम तो फीस लो ही मेंटेन करेंगे. सो मेंटेन लो फीस, तो वो लोग ऐसा ही बोलते हैं कि भाई हम तो फीस लो ही दोगे. तो वेदर क्लाइंट इज एग्रेसिवली कंसर्न विद मेंटेनिंग द फॉर्म फीस एज लो एज पॉसिबल, तो मेंटेन लो फीस, वो ऐसा बार बार तो नहीं बोल रहे. फिर आई से इंडिकेशंस ऑफ इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन एंड स्कोप, तो अगर वो लोग इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशंस लगा रहा है तो वो चेक कर लो. इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशंस लगा रहा है तो वो देख लो. फिर एम से आ जाता है मनी लॉन्ड्रिंग और अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज में, तो पार्ट नहीं है उन लोगों का मनी लॉन्ड्रिंग या फिर अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज में, तो कोई पार्ट नहीं है ना. एंड अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज में कोई पार्ट तो नहीं है ना. एंड लास्ट इज हमें ही क्यों अपॉइंट किया भाई, मुझे ही क्यों अपॉइंट किया भाई, और लास्ट वाले को क्यों नहीं किया प्रपोज अपॉइंटमेंट, और लास्ट वाले को क्यों नहीं किया वो बता दो. तो ये इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट जानने के लिए काम लगेगी. इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट जानने में क्या काम लगते हैं, इनामी मा. ऐसे आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन. फिर एन से नेचर ऑफ कंपनीज ऑपरेशंस और बिजनेस प्रैक्टिसेस, एटीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल ओनर केएमपी टीएसडब्ल्यूजी मेंटेन लो फीस, ऐसा बोल रहा है कि भाई तुम लो ही फीस करना. फिर आई से इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन लगा रहा है. फिर एम से मनी लॉन्ड्रिंग या फिर अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज में है. एंड ए से प्रपोज अपॉइंटमेंट, मुझे ही क्यों अपॉइंट किया वो जान लो.
फिर इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड, नहीं, मैटर्स टू बी कंसीडर्ड विद रिगार्ड टू कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पेबिलिटी। तो अब कॉम्पिटेंसी, अपनी कॉम्पिटेंसी है कि नहीं उसके लिए बात करते हैं। सो मैटर्स टू बी कंसीडर्ड बाय कॉम्पिटेंसी, तो कॉम्पिटेंसी है कि नहीं अपनी फर्म की, उसके लिए अपन क्या क्या चेक करेंगे तो वो देख लेते हैं। तो कॉम्पिटेंसी के लिए पहला तो देखेंगे भाई अपने अपने पास ऐसे नॉलेजेबल इंसान तो है ना, तो नॉलेजेबल पर्सनल तो है ना, वो देख लो। फिर सेकंड सेकंड है कि पर्सनल है, प्रॉपर एक्सपीरियंस, तो ऐसी फील्ड के ऑडिट करने में अपने पास एक्सपीरियंस तो है ना प्रॉपरली। फिर थर्ड है फॉर्म है सफिशिएंट पर्सनल विद नेसेसरी कैपेबिलिटीज, मतलब अगर ऑयल की कुछ ऑडिट करने जा रहे हो, उसको पता ही नहीं है ऑयल में क्या होता है, तो ऐसे सफिशिएंट पर्सनल है कि नहीं, तो सफिशिएंट पर्सनल है कि नहीं वो देख लो, सफिशिएंट पर्सनल प्रेजेंट है कि नहीं वो देख लो। फिर एक्सपर्ट्स, अगर ऑयल की ऑडिट करने जा रहा है तो उसमें एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, तो एक्सपर्ट्स अवेलेबल है कि नहीं वो देख लो। फिर फिफ्थ पॉइंट है कि इंडिविजुअल मीटिंग एलिजिबिलिटी, फिर फॉर्म वुड बी एबल टू कंप्लीट, तो मतलब एक डेडलाइन तक काम तो कंप्लीट हो सकता है ना, तो वो देख लो। तो कॉम्पिटेंसी कैसे देखेंगे, तो पहले तो नॉलेज नॉलेज देख लो, फिर एक्सपीरियंस देख लो, फिर सफिशिएंट पर्सनल है कि नहीं वो देख लो, फिर एक्सपर्ट्स है कि नहीं वो देख लो, और एक प्रॉपर टाइम लिमिट में काम कंप्लीट हो सकता है कि नहीं वो देख लो अपने से। तो ये कॉम्पिटेंसी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऊपर वाला इंपॉर्टेंट नहीं, इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, इनामीमा। फिर इशूइंग दैट नीड टू बी एड्रेस बिफोर डिसाइडिंग टू विड्रॉ, तो इश्यूज दैट नीड टू बी कंसिडर्ड, इश्यूज that need to be considered before withdrawing, need to be considered before withdrawing। तो क्या क्या इश्यूज बिफोर विड्रॉइंग अपन को जान लेना है। तो पहले तो डिस्कसिंग विद क्लाइंट्स मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो पहले से डायरेक्ट विड्रॉ करने का मत सोचो, पहले तो डिस्कस करो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से। तो पहले तो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कस करो रिगार्डिंग एक्शन दैट फर्म माइट टेक बेस्ड ऑन द रेलेवेंट फैक्ट्स। फिर इफ फर्म determines that it is appropriate to withdraw, discussing with appropriate level of clients management विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट एंड रीजन फॉर विड्रॉल। तो बट अगर विड्रॉल जरूरी ही है तो भाई रीजंस के साथ डिस्कस कर लो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ, रीजंस मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ। फिर फिर अपन आगे बढ़ते हैं, कंसिडरिंग वेदर देयर इज अ प्रोफेशनल रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट फॉर फर्म टू रिपोर्ट विड्रॉल। तो थर्ड पॉइंट है कंसिडर करो कि वेदर पीएलआर रिक्वायरमेंट्स आर देयर और नॉट, और अगर है तो वो रिपोर्ट कर दो, अगर है तो रिपोर्ट इट टू देम। और लास्ट पॉइंट है एंड डॉक्यूमेंटिंग, डॉक्यूमेंट करो सिग्निफिकेंट इश्यूज, कंक्लूजन्स एंड बेसिस फॉर कंक्लूजन्स। तो ये तीन चार चीजें डॉक्यूमेंट कर लो बिफोर विड्रॉइंग। तो डिस्कस करो पहले मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से, अगर विड्रॉल करना फिर भी जरूरी है तो रीजन बता दो मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी को। अगर पीएलआर रिक्वायरमेंट्स में ऐसा है कि भाई किसी अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है तो रिपोर्ट कर दो, कंसिडर द पीएलआर रिक्वायरमेंट्स एंड रिपोर्ट टू दैट रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड डॉक्यूमेंटिंग इश्यूज, कंक्लूजन एंड बेसिस फॉर द कंक्लूजन्स। नाउ ह्यूमन रिसोर्स में तो कुछ नहीं है, फॉर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर टू प्रोवाइड रीजनेबल। तो ये तो ह्यूमन रिसोर्स में तो कुछ नहीं है, फालतू है कि भाई अपने पास ऐसा रिसोर्सेज होने चाहिए जिससे अपन ऑडिट कर सकते हैं, तो वो ये वही पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्सेज का। तो ह्यूमन रिसोर्सेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ वी विल मूव टू द एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। तो अब एंगेजमेंट परफॉर्मेंस थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस तो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में क्या है वो देख लेते हैं पहले। Engagement performed. Firm should establish policies and procedure to provide it with reasonable assurance that engagements are performed as per PLR requirements. Considerations, तो पहला तो है considerations, क्या क्या considerations अपन को माइंड में रखने हैं, तो considerations क्या क्या माइंड में रखने हैं वो देख लेते हैं। Considerations that need to be taken in mind in reviewing work performed by others, reviewer shall consider whether work performed as per PLR। तो पहला तो देख लो कि PLR रिक्वायरमेंट्स के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं वो देख लो। फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है सिग्निफिकेंट मैटर्स, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स है वो डील हो रहा है कि नहीं, तो सिग्निफिकेंट मैटर्स रेस्ड फॉर फर्दर कंसिडरेशन। फिर अगर कंसल्टेशन की जरूरत पड़ी है तो अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन वेदर इज टेकन और नॉट, तो अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लिया गया है कि नहीं वो देख लो। फिर देयर इज अ नीड टू रिवाइज द एनटीई ऑफ वर्क परफॉर्म, तो एनटीई ऑफ वर्क परफॉर्म उसको देख लो। फिर वर्क परफॉर्म सपोर्ट द कंक्लूजन, वर्क परफॉर्म support the conclusions raised and is appropriate document and evidence obtained is sufficient। तो एविडेंस जो है वो sufficient and appropriate है कि नहीं वो देख लो। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एविडेंस obtained is sufficient and appropriate and objectives of engagement procedures have been achieved। तो जो भी एंगेजमेंट परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव अचीव हुए कि नहीं वो देख लो, ऑब्जेक्टिव्स अचीव्ड और नॉट तो वो देख लो। अब इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट है अचीव्ड और नॉट, तो वो देख लो ना। नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ इक्यूसीआर, नेचर एनटीई ऑफ इक्यूसीआर, एनटीई ऑफ EQCR, NTE of EQCR। तो अब इसमें क्या है, रिव्यू डज नॉट रिड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर। तो रिव्यू से
एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती है, रिव्यू से एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती है। इट इज नेसेसरी टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिव्यूअर, एंगेजमेंट पार्टनर may consult EQCR during engagement without compromise his objectivity. Engagement quality control reviewer in listed entities is a mandatory requirement. तो EQCR लिस्टेड में मैंडेटरी है, EQCR लिस्टेड में मैंडेटरी है, EQCR लिस्टेड कंपनीज में मैंडेटरी है। फिर फॉलोइंग एस्पेक्ट्स नीड टू बी कंसीडर्ड बाय परफॉर्मिंग एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल। तो कौन कौन से एस्पेक्ट्स ध्यान में रखने हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट्स ध्यान में रखने हैं, तो ये वो आंसर। तो कौन कौन से एस्पेक्ट्स ध्यान में रखते हैं, तो मिस्टर जे सीआईए सीआईए विंग, मिस्टर जे सीआईए विंग, मिस्टर जे सीआई विंग, मिस्टर जे सीआई विंग, मिस्टर जे सीआई विंग। तो मिस्टर जे सीआई विंग में काम करता है। तो एमसी क्या है, एम से आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ करेक्टेड एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। तो जो भी मिसस्टेटमेंट्स मिल रहे हैं, जो भी करेक्ट हुए या फिर अनकरेक्टेड है, वो सब बता दो। एंड सिग्निफिकेंट मैटर्स जो भी अराइज हुए हैं ऑडिट में, तो वो ध्यान में रखना है। फिर आर से आ जाता है, आर से आ जाता है सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग एंगेजमेंट एंड रिस्पॉन्सेज। तो सिग्निफिकेंट रिस्क और उसके अगेंस्ट में जो भी रिस्पॉन्स आया है वो आर में आ जाता है। फिर जैसे जजमेंट अबाउट मटीरियलिटी एंड द रिस्क, अबाउट मटीरियलिटी एंड द रिस्क इन्वॉल्व। फिर सी से आ जाता है कंसल्टेशन, अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन तो ली है ना अपने एक्सपर्ट की, तो अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन तो ली है ना। फिर थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस, तो एंगेजमेंट टीम इवोल्यूशन ऑफ फॉर्म्स इंडिपेंडेंस। तो जो भी फॉर्म की इंडिपेंडेंस है उसके लिए जो भी इवोल्यूशन किया गया है वो देख लो। एंड ए से क्या आ जाता है, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द रिपोर्ट, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द रिपोर्ट, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द रिपोर्ट। एंड लास्ट में है डब्ल्यू से वर्किंग पेपर्स को रिव्यू कर लो, वर्किंग पेपर्स को रिव्यू कर लो, वर्किंग पेपर्स को रिव्यू कर लो। सो मिस्टर जे सी आई डब्ल्यू, 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 मिस्टर जे सी आई डब्ल्यू। तो एम से क्या है, मिसस्टेटमेंट्स है कि नहीं वो देख लो। फिर सिग्निफिकेंट मैटर्स देख लो, आर से सिग्निफिकेंट रिस्क और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स, जजमेंट्स अबाउट मटीरियलिटी एंड द रिस्क। फिर सी से है कंसल्टेशन, आई से इंडिपेंडेंस, ई से अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द रिपोर्ट, अप्रोप्रिएटनेस अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द रिपोर्ट। एंड डब्ल्यू से है वर्किंग पेपर्स को चेक कर लो, वेदर वर्किंग पेपर सिलेक्टेड फॉर रिव्यू सपोर्ट द कंक्लूजन रेस्ट। तो यही है एस्पेक्ट्स क्या क्या कंसीडर करना है व्हाइल डूइंग द EQCR रिव्यू। मिस्टर जे सी आई डब्ल्यू, मिस्टर जे सी आई डब्ल्यू, मिस्टर जे सी आई डब्ल्यू। नाउ अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो क्या करना है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया तो क्या करना है। So if there is a difference of opinion between engagement team and engagement partner and EQCR, report shall be issued only after resolution of difference. So report issued only after only after resolution of the resolution of difference। तो जब डिफरेंस सॉल्व होगा उसके बाद ही अपन को रिपोर्ट देना है। इफ recommendations of EQCR are not accepted by engagement partner, matter shall be resolved by following established procedures by consulting with another practitioner or फॉर्म और प्रोफेशनल। अगर रिकमेंडेशन प्रॉपर नहीं लग रहे हैं तो दूसरे ऑडिटर को भी पूछ लिया करो। फिर एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या कैसे करना है, तो फॉर्म शुड कंप्लीट असेंबली ऑफ फाइनल एंगेजमेंट फाइल्स ऑन अ टाइमली बेसिस। तो टाइमली बेसिस पे करो, ऑन टाइमली बेसिस। एंड आफ्टर द एंगेजमेंट रिपोर्ट्स हैव बीन फाइनलाइज्ड, एंगेजमेंट फाइल्स शैल बी कंप्लीटेड विद इन 60 डेज। तो एंगेजमेंट फाइल्स तो 60 डेज के अंदर अंदर, 60 डेज after due date of report, so engagement file shall be completed within 60 days, 60 days after due date of auditor report, due date of auditors report। तो 60 डेज में के अंदर अंदर उसको अपन को असेंबल कर देना है। फिर मॉनिटरिंग भी कुछ नहीं है कि भाई अपने फॉर्म में ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए जिससे अपन मॉनिटर कर सके जो भी हुआ है, तो ये मॉनिटरिंग में। नाउ कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस, ये ना प्रीवियस कोर्स में था कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस, बट एक बार आंसर आया था तो इसलिए पढ़ लेते हैं। इस न्यू कोर्स में नहीं है बट फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस। तो फॉर डीलिंग विद कंप्लेंट्स, फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल assurance that it deals appropriately with complaints and allegations that work performed by fails to comply with PLR requirements and allegations of non-compliance with firms। तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होनी चाहिए, पहला पॉइंट तो ये है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होनी चाहिए जिससे पता चले कि पीएलआर रिक्वायरमेंट्स फील हो रही है एंड क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है, तो ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होनी चाहिए। फिर कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस में ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन और आउटसाइड, तो कहाँ से ओरिजिनेट हो सकते हैं, विद इन और आउटसाइड दोनों जगह से ओरिजिनेट हो सकते हैं। They may be made by personnel, clients, or other third parties. As part of this process, firm establishes clear defined channels. तो clear defined channels, एक channels बना लो, clear defined channels
जिससे कंप्लेंट्स अपने पास पहुंचेंगी. सो क्लियर डिफाइंड चैनल्स through which complaints will reach to us. Clear defined channels for firm personnel to raise any concern without fear of reprisals, and firm investigate such complaints and allegations as per established policies. Investigation is तो फिर फोर्थ पॉइंट है कि फर्म इन्वेस्टिगेट करेगी और ये इन्वेस्टिगेशन को लीड करेगा एक एम्प्लॉय जिसके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस हो. तो पार्टनर विद सफिशिएंट एक्सपीरियंस वो इसको लीड करेगा. पार्टनर विद सफिशिएंट एक्सपीरियंस वो इसको लीड करेगा. एंड लास्ट है, इफ रिजल्ट्स इन इन्वेस्टिगेशंस इंडिकेट नॉन कंप्लायंस विद फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल, फर्म शुड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन. तो अगर नॉन कंप्लायंस मिल रहा है, नॉन कंप्लायंस मिल रहा है, अगर नॉन कंप्लायंस मिल रहा है तो अप्रोप्रिएट एक्शन ले लो. तो अगर नॉन कंप्लायंस मिल रहा है तो अप्रोप्रिएट एक्शन शुड बी टेकन. तो अप्रोप्रिएट एक्शन ले लो. नाउ कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस, तो इसमें क्या क्या है अपन ने देख लिया. पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऐसी बननी चाहिए जिससे पता चले कि पीएलआर रिक्वायरमेंट्स फॉलो नहीं हुए एंड क्वालिटी मेंटेन नहीं हुई है. फिर विद इन और आउटसाइड से ओरिजिनेट हो सकती है. क्लियर डिफाइंड चैनल होनी चाहिए जिससे कंप्लेंट्स रीच हो. फिर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए पार्टनर को और उसको लीड करना चाहिए पार्टनर विद सफिशिएंट एक्सपीरियंस. एंड अगर नॉन कंप्लायंस मिला तो अप्रोप्रिएट एक्शन ले लो. सो दैट वाज इट, द फुल एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन ऑफ एसक्यूसी 1.